प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री हैं। गोदी मीडिया और पेड भाजपा ट्रोल्स के अनुसार तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका डंका पिट रहा है। फिर मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? प्रचार तंत्र में सच ढूंढना मुश्किल काम है, पर मैंने ढूंढने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी के दावों की पोल खोलते हुए फैक्ट्स और आंकड़े मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मोदी 2.0 यानी कि भाजपा सरकार का दूसरा टर्म, जब भाजपा दोबारा सत्ता में आती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2019 के बाद हर कुछ महीनों में देश सुलगता हुआ नजर आया। कभी अल्पसंख्यक आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे, कभी किसान तो कभी छात्र। आंदोलनों की संख्या भी बढ़ी और जनता का असंतोष भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेकेंड टर्म उनकी असफलता का काला चिट्ठा बन जाता है। ये काला चिट्ठा स्वर्णिम काल है, ये हमारे दिमागों में ठूसने की कोशिश खूब हुई और अभी भी हो रही है। बिकी हुई गोदी मीडिया ने अपना जमीर बेच करके खुलेआम दलाली की। हालांकि मीडिया की ये स्थिति परिस्थिति भी इस सरकार के सबसे बड़े अपराधों में से एक है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार का पहला टर्म बहुत शांति से भरा हुआ था। जेएनयू का छात्र आंदोलन आपको याद होगा। ये आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ हुए सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था। अब शुरू करते हैं मोदी सरकार की असफलता की कहानी को। सीएए प्रोटेस्ट, दिसंबर 2019। तारीख थी 11 दिसंबर, साल था 2019। देश की संसद ने एक कानून पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या सीएए। कानून का ड्राफ्ट बिल आने पर ही असम में इसकी चर्चा होने लगी थी, लेकिन बिल पास होने के बाद पहले असम और फिर देश के बाकी हिस्सों में भी इसका विरोध होने लगा और जगह जगह लोग विरोध में इकट्ठे होने लगे। इस दौरान दिल्ली के शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आया। कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन इससे पहले सरकार और प्रदर्शनकारियों में कोई सहमति बन पाती, दुनिया में कोरोना कोविड-19 आ गया था। देश समेत दुनिया भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा। आखिर में अंत में बिना किसी ठोस नतीजे के ही सीएए प्रोटेस्ट को खत्म करना पड़ा। सितंबर 2020 में सरकार एक और बिल लेकर आई, जिसमें 3 फार्म लॉ लाने की बात कही गई थी। बिल देश की संसद में पास भी हो गया, लेकिन देश के किसान संगठनों, खासकर उत्तर भारत के किसान संगठनों के गले ये कानून नहीं उतरा। द ट्रिब्यून ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये कानून किसानों को कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ देगा। किसान आंदोलन के दौरान ही लाल किले की तरफ बढ़ रहे किसानों के साथ हिंसा होती है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि प्रदर्शनकारी लाल किले तक पहुंच जाते हैं। 1.25 साल तक चले पहले किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। यह सरकार का निकम्मापन ही है कि उन्होंने किसानों की मौत को दर्ज तक नहीं किया। किसानों के पास मौत के आंकड़े हैं, पंजाब सरकार के पास है, राहुल गांधी के भी पास हैं, लेकिन किसानों की मौत के आंकड़ों पर केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास तो ऐसा कोई दस्तावेज, कोई आंकड़ा है ही नहीं, इसलिए मरे हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की बात तो उठती ही नहीं है। अगला प्रोटेस्ट देखते हैं। सेना से जुड़े हुए प्रोटेस्ट देश में शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। अग्निवीर या अग्निपथ प्रोटेस्ट इस मामले में अलग था। हालांकि ये प्रोटेस्ट सीधे तौर पर सेना से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि सेना भर्ती को लेकर नौजवान सरकार से खफा थे।
मामला यह था कि जून 2022 में सरकार अग्निपथ योजना लेकर आती है, जिसमें कम उम्र से ही नौजवानों को सेना में जाने का मौका दिया जा रहा था। लेकिन पेच ये था कि ये परमानेंट सेना की नौकरी नहीं थी और इसमें पेंशन जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। अगला प्रोटेस्ट देखिए, 18 जनवरी 2023 को जब देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भाजपा नेता हैं, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। बुनियादी सुविधाओं की कमी, वित्तीय अनियमितताएं, खिलाड़ियों और फेडरेशन के बीच अस्पष्ट संवाद, बुरा बर्ताव और बृजभूषण शरण सिंह का मनमाना रवैया, ऐसे कई आरोप खिलाड़ियों की तरफ से कुश्ती महासंघ और बृजभूषण पर लगाए गए। लेकिन सबसे गंभीर आरोप यौन शोषण से जुड़े हुए थे। तब विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई तो दूर, भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा। अब 2024 में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो गया है। ये आंदोलन नई मांगों को लेकर नहीं है, बल्कि सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में हो रहा है। पहले किसान आंदोलन को किसानों ने सरकार के इस वादे पर खत्म किया था कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी, उन्हें एमएसपी की गारंटी मिलेगी और उनके ऊपर दर्ज केस वापस ले लिए जाएंगे। मगर 3 साल हो गए, सरकार ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। ना एमएसपी की गारंटी मिली और ना ही किसानों के ऊपर से एफआईआर हटाए गए। इन केसेस के नाम पर किसानों को लगातार परेशान किया गया, उनकी निगरानी भी की गई। अब जब सरकार से किसान मांग कर रहे हैं कि वो अपना वादा या कहें कि मोदी की गारंटी को पूरा करें, तो उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव हो रहा है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और रबर बुलेट दागी जा रही है। सरकार की गोदी मीडिया किसानों को खालिस्तानी कह रही है, झूठे वीडियोस के जरिए उन्हें उपद्रवी घोषित कर रही है। देश के लोकतंत्र को मजाक बना दिया गया। 2014 के बाद देश में मॉब लिंचिंग के मामले बेतहाशा बढ़े। आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 17 के दौरान 63 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, जिनमें से 97% घटनाएं 2014 के बाद हुई हैं। 2017 में मॉब लिंचिंग के मामलों में 75% तक की बढ़ोतरी हुई, यानी मामले जबरदस्त तरीके से बढ़ गए। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ नया हथियार इजाद किया, बुलडोजर। मोदी सरकार में बुलडोजर किस तरह से दमन का हथियार बना, ये सबने देखा। अब इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी थू-थू होनी शुरू हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के गैर कानूनी तोड़-फोड़, विध्वंस को तत्काल रोकने की अपील की है। यानी कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गुहार लगनी शुरू हो गई है कि सरकार लोगों को बेघर करना बंद करिए। एमनेस्टी ने एक नहीं 2 रिपोर्ट जारी की हैं। एक रिपोर्ट, इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डिमोलिश्ड, बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया। हिंदी में इसका नाम है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा, भारत में बुलडोजर अन्याय। और दूसरी रिपोर्ट का नाम है अनअर्थिंग अकाउंटेबिलिटी, जेसीबीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया, यानी कि भारत के बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी। रिपोर्ट में खास तौर से उन राज्यों का भी जिक्र है जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल सरकार ने किया है। टॉप 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर से तोड़फोड़ हुई है वो हैं असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। इन 5 राज्यों के नामों में आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। 4 राज्यों में भाजपा सरकार में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में है, मगर एमसीडी जिसके जरिए बुलडोजर आतंक फैलाया गया वो 2 साल पहले तक यानी 2022 तक भाजपा के हाथों में थी। भाजपा के अधीन एमसीडी ने ही जहांगीरपुरी में मुसलमानों के दुकान मकान पर बुलडोजर चलाया था। इन 5 राज्यों के अलावा भी भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर अन्याय या बुलडोजर हिंसा उफान पर है। किसी भी घटना के बाद अतिक्रमण कहकर अल्पसंख्यकों के मकान, दुकान, पूजा स्थल गिरा दिए जाते हैं। अतिक्रमण जो सालों से नहीं था और कभी नजर भी नहीं आया, अचानक से इनको नजर आने लगता है। सरकारी गुंडई का हिंदू संगठन और गोदी मीडिया जश्न मनाते हैं।
हाँ, मणिपुर पर बोलोगे तो गालियां दी जाएंगी, लेकिन हाँ, अबू धाबी के मंदिर पर जश्न मनाओ तो चंगा से। घटिया विदेश नीति ने मित्र राष्ट्रों को दुश्मन बना दिया, पर सब चंगा सी। बोलने की हिम्मत मत करना, बोलोगे तो मारे जाओगे। लोकतंत्र में जिस तरह से तानाशाही हो रही है उस पर सर हमारा शर्म से झुक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है। खैर, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अपना समर्थन देने के लिए, अपना सपोर्ट जाहिर करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।